हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल सेट 16 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी ये जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कंगार नदी से लिया गया है और जिसकी लंबाई में बहती है। और यह पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में मिला था। कांगेर घाटी नेशनल पार्क भारत में सर्वाधिक सुंदर और मनोहारी राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह अपनी प्रकृति और सुंदरता के लिए अनोखी समृद्धि में जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो जो यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता को नियुक्त करता है वो लौह और स्टील का उद्योग, यानी लौह और इस्पात का उद्योग। श्रमिक 2000 से अधिक विभिन्न कार्यों का संलग्न होते हैं और 80% से अधिक कार्यकर्ताओं का प्लांट के कच्चे माल और स्टील उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनरी सीधे संबंधित होते हैं। अगला सवाल है, अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो ये व्यक्त करती है संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, यानी कि यदि अन्य कारक नियत रहे तो अनुप्रस्थ मांग की संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है। और सरल शब्दों में यदि ए और बी दो वस्तुएं हो तो अनुप्रस्थ मांग संबंधित वस्तु बी की कीमत के परिवर्तन के कारण वस्तु ए की मांग के होने वाली परिवर्तन को संबोधित करता है। अगला है, परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं। यानी तीसरी स्थिति को ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। यानी परिवर्तनीय अनुपात नियम यह बतलाता है कि जब केवल परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा लगाकर उत्पादन बढ़ाना हो तो एक ऐसी अवस्था आती है जब बंधे साधनों का अत्यधिक प्रयोग होता है और फलस्वरूप परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद घटने लगता है। इस नियम के अनुसार एक वस्तु का उत्पादन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरे घटते प्रतिफल की अवस्था और तीसरा ऋणात्मक फल की अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं से होकर के जो है वो स्थिति गुजरती है। ठीक है। अगला है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। यानी मत देने का अधिकार तो राजनीतिक अधिकार है, यानी कि राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र और सभी प्रकार के मानव अधिकारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। चुनावों में मतदान करने का अधिकार सभी मानव अधिकारों और नागरिकों का अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है। मगर चूंकि प्रजातंत्र खुद में एक राजनीतिक प्रक्रिया है, मत देने का अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाता है क्योंकि इस अधिकार में बाकी सभी अधिकार शामिल होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। यानी अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है तो उसका अर्थ है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो जो मगध राज्य पर आकर शासन किया वो किया शुंग। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का काल रहा और इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की और पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। यानी राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 12 सदस्य को नामित किए जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं और इन सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के आधार पर नामित किया जाता है। यानी जो भी इंसान को, जिस भी सदस्य को नामित किया जाता है वो अपने हर किसी न किसी कार्य के लिए में योगदान के आधार पर ही नामित किए जाते हैं। अगला है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यानी कि संसद की लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। 1967 के बाद इस समिति अध्यक्ष का चयन हमेशा विपक्ष में किया जाता है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। यानी इसमें जो भी इंसान आते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनका जो कार्य होता है केवल 1 वर्ष के लिए होता है।
अगला है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो लोकसभा। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, मगर उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके विपरीत लोकसभा का अध्यक्ष उस सदन का पीठासीन अधिकारी और सदस्य दोनों होते हैं। ठीक है, अगला है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरोध किया था। यानी जो मित्र राष्ट्र शक्तियों का विरोध किया था तो उनका विरोध जो है वो चीन ने किया था। यानी मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान के गठबंधन को 3 ध्रुवीय शक्ति का नाम दिया गया था, जिसने मित्रों के खिलाफ युद्ध किया। और इस गठबंधन के प्रारंभिक दौर में जर्मनी और इटली के मध्य अक्टूबर 1936 में रोम बर्लिन धुरी बनी, जिसके उपरांत नवंबर 1936 में सोवियत संघ के खिलाफ जर्मनी और जापान की संधि हुई और मित्र राष्ट्रों ने 1945 में 3 ध्रुवीय शक्तियों को पराजित किया, जिससे विश्व युद्ध का समापन हुआ। ठीक है, अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी एक मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुडी चोटी केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला सवाल हमारा है किस चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, किस चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, तो जो है वो अपक्षयन। यानी मैं आपको बता दूं कि प्रकृति के प्रक्रमों के कारकों द्वारा अपने स्थान पर ही शैलों के विघटन तथा वियोजन क्रिया को अपक्षयन कहते हैं। शैलों के टूटने के विखंडन से प्राप्त शैल खंड का शैल चूर्ण मौलिक शैल यानी आधार शैल के रूप में बिखर जाते हैं और वही पड़े रहते हैं। अपक्षयन अपर्दन का एक ही रूप है, लेकिन इसमें अपर्दित पदार्थों का जो होता है अपने स्थान से स्थानांतरण करना नहीं होता है। अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है वोल्गा। यानी कि लंबाई और निर्वहन और जल के मामले में वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और यह रूस के पश्चिमी भाग में बहती है और इस व्यापक रूप में इस रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, रूस के क्या राष्ट्रीय नदी के रूप में माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अग्न्य सेल का उदाहरण है, यानी अग्न्य सेल का जो उदाहरण है वो क्या है, इसका है ग्रेनाइट। यानी मैं आपको बता दूं कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है तब यह वित्तीय आग्नेय सेल का निर्माण करता है। प्रमुख वित्तीय आग्नेय सेलों में ग्रेनाइट, ग्रेनोट्यूराइट और कवर्ज डियोराइट इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, यानी बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, तो जो है वो आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यानी अलाउद्दीन बाजारों की नियंत्रित करना अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक था और अलाउद्दीन एक बड़ी सेना को बनाए रखना चाहता था, इस कारण से उसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत तय की। अगला है निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी वह कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुगल सम्राट को स्वयं अपनी आत्मकथा को लिखी थी, तो जिन्होंने अपने स्वयं वो है बाबर और जहांगीर। यानी मैं आपको बता दूं कि बाबर के जीवन का विवरण उसके अपने समरन और बाबर नामा से प्राप्त होता है और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे तुजुक ई जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है किस भारतीय राज पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी गई थी, यानी किस भारतीय राज पर कब्जा करने के लिए ये आत्मकथा लिखी गई थी, तो ये जो है वो पंजाब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज अपहरण नीति व्यय समाप्ति के नियम, ठीक है, की सहायता से 1848 में जयपुर और संबलपुर 1849 में और नागपुर और झांसी जो है वो 1854 को अपने अधीन किया और राज अपहरण नीति मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई है कि विलय की नीति थी। ठीक है, अगला है नॉर्व के तट एक उदाहरण है, यानी एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण जो है वो
फ्योर्ड तट का है। अगला है निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है, यानी जो है वो मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता, तो है मरवार उत्सव। मरवार उत्सव जो है राजस्थान में जोधपुर का सबसे लोकप्रिय उत्सव है, जिसे राजस्थान के नायकों की याद हर साल आयोजित किया जाता है और इस उत्सव को आश्विन के महीने के सितंबर अक्टूबर में आयोजित की जाती है। अगला है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, तो जो इसमें युग्म गलत है स्विट्जरलैंड और जिनेवा। यानी मैं आपको बता दूं कि बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी और पांचवा सबसे आबादी वाला शहर है। जीवन की अच्छी गुणवत्ता के लिए दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में बर्न शामिल है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलेड गैरोस टाइटल की भी कहा जाता है, यानी निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलेड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, तो जो इसमें टाइटल वो कहा जाता है वो है फ्रेंच ओपन। ठीक है, अगला है सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है, तो जो इन पे आधारित है वो है चारुलता। यानी मैं आपको बता दूं कि नष्ट नीर यानी ब्रोकन नेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है, जिसकी कहानी पर सत्यजीत राय ने 1964 में चारुलता नामक फिल्म बनाई और इस उपन्यास में बंगाल के भद्रलोक वर्ग के जीवन को दर्शाया गया, जो बंगाल पूर्ण जागरण का हिस्सा थे और ब्रह्म समाज के अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई थी, तो जो आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई थी वो है गार्डनर। यहाँ पर गार्डनर ऑप्शन है, थोड़ा सा छूट गया है। अगला है किसान दिवस मनाया जाता है, यानी किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी भारत में हर वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की के साथ झांसी सीमा नहीं है, यानी साझी सीमा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है कर्नाटक। यानी कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के दक्षिण में फैले पुडुचेरी कराईगल, ठीक है, कराईगल माहे और यानाम के क्षेत्र शामिल है और पुडुचेरी में कराईगल तमिलनाडु के परिक्षेत्र है, जबकि अन्यम और माहे क्रमशः आंध्र प्रदेश और केरल के परिक्षेत्र है। इस प्रकार पुडुचेरी का कर्नाटक के साथ साझी सीमा नहीं है। ठीक है, अगला है मार्क इस देश की मृदा है, यानी जो मृदा है मार्क इस देश की जो की मृदा है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो जर्मनी, यानी कि ड्यूश मार्क या मार्क 1948 से 1990 तक पश्चिमी जर्मनी की आधिकारिक मृदा थी। ठीक है, और बाद में 1990 से 2002 तक एकत्रित जर्मनी की भी रही है और 1999 में इसको यूरो द्वारा तब प्रस्थापित किया गया जब 1 जनवरी 2002 में यूरो नोट्स और सिक्कों का शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है भारत की पहली महिला विधायक कौन है, यानी भारत की जो पहली महिला विधायक वो कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि वो है मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, इन्होंने डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी एक प्रसिद्ध चिकित्सक सामाजिक सुधारक एवं भारत की पहली महिला विधायक थी और इन्होंने 1927 में मद्रास विधान परिषद के नियुक्त किया गया था। वह पुरुषों के कॉलेज में भर्ती होने वाली पहली महिला छात्र भी थी। वह सरकारी मातृत्व और ओप्थाल्मिक अस्पताल इत्यादि से पहली महिला हाउस सर्जन के रूप में भी नियुक्त की गई थी। अगला है बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन मनाया जाता है, यानी बिहार राज्य में जो है सरस्वती पूजन बहुत ही प्रिय पूजा है जो कि मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में सरस्वती पूजन जो है वो बसंत पंचमी को मनाया जाता है, यानी बसंत पंचमी के दिन जो है वो सरस्वती पूजा मनाया जाता है। अगला सवाल है बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, यानी बिहार में जल प्रबंधन केंद्र जो अवस्थित है वो है
सबजपुरा में, ठीक है, सबजपुरा में। अगला है हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते हैं, यानी हड़प्पा वासी जो है वो किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते हैं, तो वो चित्र लिपि का उपयोग करते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन लिपि चित्रात्मक है, क्योंकि इसके चीन पक्षियों, मछली, मानव रूपों के किस्मों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। हड़प्पा लिपि के संकेतों की संख्या 400 से 600 के बीच मानी जाती है, जिनमें से लगभग 40 से 60 मौलिक है और शेष उनके रूपांतरण है। विभिन्नताएं अलग अलग उच्चारण, अवरोध या पूर्व के अन्य अक्षरों को जोड़कर बनाई गई है। और हड़प्पा की भाषा अभी भी अज्ञात है और तब तक रहेगी जब तक हड़प्पन लिपि पढ़ी नहीं जाएगी, ठीक है। अगला है बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी, यानी बिहार में शिक्षा परियोजना जो है किनकी भागीदारी से शुरू की गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो केंद्र सरकार के भागीदारी से शुरू की गई थी। यानी कि ड्यूसमार्क या मार्क 1948 से 1990 तक क्या है जर्मनी की अधिकारी मृदा थी, और बाद में क्या 1990 से 2000 तक एकत्रित जर्मनी तक रही। और उसके बाद जो है यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो है वो अपना भागीदार हुआ, जो कि बिहार की शिक्षा परियोजना में सबसे बड़ा भागीदारी हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो है स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई से। यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था और 1 से 8 जून तक, ठीक है, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के अमृतसर में हर मंदिर साहिबा परिसर से आतंकवादी धार्मिक नेता जनरल नल सिंह भिंडरावाले और उनके शस्त्र अनुयायियों को हटाने का आदेश दिया, और विश्व भर में सिखों द्वारा मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई की आलोचना की गई थी। अगला सवाल है बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था, यानी बिहार राज्य में जो प्रथम रेलवे था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। यानी मैं आपको बता दूं कि बिहार का प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे नाम से चला था। अगला है हमारा सवाल एशिया की सबसे बड़ी नदी, यानी एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, तो एशिया की जो बड़ी नदी है वो यांगत्जे, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जे है और यह 5797 किलोमीटर लंबी, यानी 5797 किलोमीटर लंबी है। एनीसी जो है वो 4506 किलोमीटर है और सिंधु जो है 2897 किलोमीटर है और मेगांग जो है वो 4350 किलोमीटर तक है। इसलिए यांगत्जे जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि मैं फिर से एक बार बता दूं कि 5797 किलोमीटर तक बहती है। अगला है रम्मन, ठीक है, रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, तो ये जो है वो उत्तराखंड, यानी मैं आपको बता दूं कि रमन गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड का एक धार्मिक त्यौहार है और अनुष्ठान है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले के सालूर डुगरा, ठीक है, डुगरा गांव में हिंदू समुदाय का त्यौहार है। और डुगरा गांव में हिंदू समुदाय का त्यौहार है और यह त्यौहार ग्रामीण देवता भूमियाल को एक भेंट प्रदान करने के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, यानी विजयनगर की कला उदाहरण जो है हम्पी, यानी जो विजयनगर की कला का उदाहरण हम्पी से मिलता है और यह कर्नाटक राज्य में है। अगला है पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में कौन सा विश्व विख्यात मंदिर स्थित है, तो जो विश्व विख्यात मंदिर वो है शिव मंदिर, यानी कि पूर्वी चंपारण जिले में स्थित अरेराज एक पीठ है और यहाँ के सोम सरोवर मंदिर में गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जिसका धार्मिक महत्व है। अगला है कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो है कन्नड़, यानी कि कन्नड़ कर्नाटक, मराठी महाराष्ट्र, हिंदी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मलयालम, केरल, इस तरह के बहुत सारे भाषाएं जो कि हर शहर में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे बिहार में बहुत सारे राज्य हैं, उन हर राज्य में अलग अलग की भाषाएँ बोली जाती है, उसी तरह से कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। पूर्वी यहाँ पर कन्नड़ मराठी महाराष्ट्र में, हिंदी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इस तरह से बोली जाती है, मतलब हर शहर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ, यानी कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो उद्गम हुआ वो
मैं आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश में हुआ। यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य नाटिका है और इस नृत्य शैली में विकास तीर्थ नारायण और सिद्धेंद्र योगी ने किया। आंध्र प्रदेश में कुचेलपुरम इस नृत्य शैली का उद्गम स्थल है और इसी कारण इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, यानी भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो कौन सी है, तो वो है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है, यानी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है, तो भारतीय थल सेना कर्नल। ठीक है, अगला है भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रचलन प्रारंभ किया, यानी हड़प नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चलन प्रारंभ किया, तो इसका चलन जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी, मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन, ठीक है ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है राज हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था। अगला है मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई हैं, यानी मीनाक्षी मदन राय किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं, तो जो ये नियुक्त हुई हैं वो सिक्किम उच्च न्यायालय, यानी कि मीनाक्षी मदन राय ने 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और गंगटोक में राजभवन में आशीर्वाद हॉल में राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल ने उन्हें अपने पद की शपथ दिलाई थी और इससे पहले उन्होंने गंगटोक में न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वह सिक्किम की पहली ये महिला थी जिन्होंने इस पद पर नियुक्त किया गया था। अगला है पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो जो घास के मैदान है वो है अर्जेंटीना के। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा जो है वो किनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो अमेरिका, यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा अमेरिका नागरिक ही रहे हैं और उन्होंने केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही नहीं मनोनीत किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व बैंक के सबसे बड़ा शेयर धारक है, जो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम हैं, जिन्होंने 1 जुलाई 2012 में पद संभाला है और विश्व बैंक समूह अध्यक्ष के विश्व बैंक समूह में प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला है लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला, यानी लोथल की जो खुदाई हुई थी उस खुदाई में किस सभ्यता का जो है पता चला था, तो उसमें सिंधु घाटी का, यानी कि लोथल की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला और लोथल का उत्खनन SR राव ने 1957 में किया था और यह बंदरगाह शहर था, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिले हैं। अगला है निम्न में से क्या साम्राज्यिक इंपीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभयुक्त भवन है, तो जो इसमें भवन है वह संसद भवन। ठीक है, अगला है मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक हैं, तो जो इस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं सुकेतु मेहता। यानी मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड सुकेतु मेहता द्वारा लिखित एक विवरणात्मक अकाल्पनिक पुस्तक है जिसे सर्वप्रथम 2004 में प्रकाशित किया गया था और यह पुस्तक भारतीय शहर मुंबई के विषय में है। यह पुस्तक 2005 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए अंतिम रूप में चयनित पुस्तकों की सूची में और 2005 के सैमुअल जॉनसन प्राइज के लिए चयनित सूची में शामिल थी। ठीक है, अगला है राजिंदर गोयल किस खेल से संबंधित है, यानी राजिंदर गोयल जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। यानी बाएं हाथ में स्पिनर और राजिंदर गोयल जिन्होंने BCCI द्वारा 2017 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जून 2020 में निधन हो गया था इनका। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है, यानी द्विबीजपत्री का उदाहरण है, तो जो इसका उदाहरण है वो है दालें। यानी मैं आपको बता दूं कि दालें द्विबीजपत्री के उदाहरण है क्योंकि उनके पास 2 बीजपत्र हैं और डाइकोट या डाइकोटोलिडिन के लिए संक्षिप्त शब्द हैं और
टाई का मतलब है दो, वो बीज कोट के अंदर दो बीज होते हैं। लेग्यूसम पौधे को एक परिवार जिसमें दाल के सेम, मटर और मसूर आदि शामिल द्विबीजपत्रीय के उदाहरण है। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो जो दोनों पैमाने पर वही होता है वो है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने के मध्यम रूपांतर एक फार्मूला है जो F = 9/5 × C+32। ठीक है, यानी कि C बराबर -40 डिग्री सेल्सियस। इसको एक मैथ की तरह सॉल्व होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है, यानी मच्छर जो है वो किस वर्ग से संबंधित है, तो है सर्वहारी। यानी कि मच्छर अपने जीवन काल में विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे डिंबक अवस्था में वो सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, दूसरी अवस्था में वो पौधों को मकरंद ग्रहण करते हैं, और इसी प्रकार परिपक्व हो जाने पर वो विभिन्न जीवों के रक्त चूसते हैं। इस प्रकार का हम कहना उचित है कि मच्छर जो है एक सर्वहारी वर्ग में आता है। यानी मच्छर हर चीज़ों को खाता है तो वो सर्वहारी है। ठीक है, अगला सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख अंग है, यानी अपवर्तनांक वाला जो आँख है वो सबसे अंग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो लेंस, यानी कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख जो है वो अंग का है, वो लेंस ही है। अगला है ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है थर्मोकपल का। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि थर्मोकपल का प्रयोग ऊष्मा के वैद्युत ऊर्जा के परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन जो है वो हमारा पृष्ठीय तनाव, यानी मैं आपको बता दूं कि बॉल पेन जो है एक पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। बॉल पेन का अपेक्षाकृत अधिक सैन्यता वाली हथकड़ी स्याही भरी होती है, और यह स्याही एक छोटे से बॉल को गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। ठीक है, अगला है कॉफ़ी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ में किस हिस्से से प्राप्त होता है। तो ये जो है वो किस पौधे के किस हिस्से से, तो है जड़ से प्राप्त होता है। यानी चिकोरी पाउडर चिकोरी प्लांट टिथोरियम इंटिबस के जड़ से बनता है और प्रकृति के रूप में डिकॉफिनेटेड गहरे भूरे रंग के पाउडर का उत्पादन करने के लिए जड़ सूखा भुना और पीसा हुआ होता है। चिकोरी का स्वाद कॉफ़ी के समान है, हालांकि एक मीठी सुगंध के साथ थोड़ा और भुना हुआ स्वाद होता है। ठीक है, अगला है बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो बीजों को जो है वो ठंड और शुष्क स्थिति में, यानी कि बीज का उचित भंडारण इसकी पोषकता और जीवन की शक्ति को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजातियों और भंडारण स्थितियों के आधार पर बीज को कुछ वर्ष से सदियों तक रह सकते हैं। सामान्य तौर पर ठंड और शुष्क स्थितियों में संग्रहित अधिकांश बीज अर्ध गर्म वातावरण से संग्रहित बीज से अधिक जीवित रहते हैं। अगला है नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। यानी नारियल का जो है वो भ्रूणपोष, यानी नारियल का भ्रूणपोष भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है। यानी नारियल का खाद्य भाग भ्रूण पोषण है, और ये जो है वो भ्रूण पोषण प्रारंभ में नारियल पानी के अंदर अपनी न्यूक्लियर अवस्था में रहती है। जैसे ही इसका विकास शुरू होता है तो भ्रूण पोषण की कोशिकीय सतह नारियल के दीवारों पर जमने लगता है और नारियल के खाने का योग्य भाग को गुद्देदार बना देता है। वनस्पति शास्त्र के दृष्टिकोण से नारियल एक फल के अशिष्ट फल में ठीक है अन्न की सत्य फल है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग जो है वो शुष्क के रूप में किया जाता है। तो ये जो है वो
कैल्शियम ऑक्साइड, यानी शुष्क कारक एक रसायन है जिसका प्रयोग विलयन के विद्यमान कार्बनिक यौगिक में से जल से निकासित करने के लिए किया जाता है, और रासायनिक यौगिक को पृथक करने या निर्माण करने के लिए वो प्रायः जल के साथ संदूषित हो जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क कारक के उदाहरण है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो जो बुझा हुआ चूना हो CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड परंपरागत रूप से बुझा चूना और हाइड्रेट चूना, मंद चूना या नमकीन चूना बनाने को कहा जाता है। और रासायनिक सूत्र में इसको CaOH2 के साथ एक रासायनिक अवयव है और यह रंगहीन क्रिस्टल है, सफ़ेद पाउडर है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना या क्यूलाइम कहा जाता है मिलाया जाता है, यह प्राप्त होता है। अगला है अम्लराज, यानी अम्लराज एक्वारिजिया का मिश्रण होता है। तो इसका जो मिश्रण है वो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो जो इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सभी विकल्प से, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि फोटो प्रकाश का रसायन अभिक्रिया द्वारा निर्मित एक चित्र है और जो कि चांदी के अणुओं के साथ लेपित सतह पर प्रकाश के प्रभाव को अंकित करता है, और यह अभिक्रिया सिल्वर हाइलाइटेड क्रिस्टल के प्रकाश में संबंधित संवेदनशील विशेषताओं के कारण संभव होता है। और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr के सिल्वर आयोडाइड और AgL 3 सिल्वर हैलाइड यौगिक है और जिनका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसमें तीनों जो है विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? यानी जो निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न, यानी कि जो नज़दीक की जो हमारी रोशनी चली जाती है तो उसको उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि इसको उत्पन्न होने का जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का जो कारण है वो है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना। यानी कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, यानी इस स्थिति में अत्यंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल के आगे फोकस हो जाती है, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है, फलस्वरूप दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है और इस प्रकार व्यक्ति एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस नेत्र दोष को निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, यानी सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तो वो है हमारा एक केंद्र काणु यानी मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट यानी कि मोनोसाइट श्वेत रुधिराणु की सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं और रक्त में इनकी संख्या 0 से 9% है और 0 से 800% घन मिलीलीटर होती है। कण रहित होने का कारण इन्हें अकणीय या कणिकाएं कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? यानी जो ये जो 4 ऑप्शन है तो इसमें से किसमें जो है CFC होते हैं? तो इसमें जो CFC होते हैं प्रशीतकों में। यानी मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ऐसे रेफ्रिजरेटर है जो होते हैं जिनमें क्लोरीन होता है और इनके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों के कारण 90 के दशक के शुरुआत में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और CFC के उदाहरण में R11, R12 और R115 है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? यानी जल के संतुलन के लिए क्या उत्तरदायी है? वो है गुर्दे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि गुर्दे का प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन यानी रक्त शोधन कार्य करना है और इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन, जल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है और यह शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करता है और अपशिष्ट को हटाता है। मूत्र के उत्पादन कार्य समय गुर्दे यूरिया और अमोनियम जैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। अगला है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? यानी जो हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो
हाइपोथैलेमस ग्रंथि का संबंध शरीर की अंतस्रावी व्यवस्था के साथ साथ मस्तिष्क के अन्य भागों में भी होता है और यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। मनुष्य के शरीर में हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रक केंद्र भी है। ठीक है, अगला है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। जो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं होती है वो कहाँ जाकर नष्ट हो जाती है, तो ये जो है वो पलीहा, यानी मैं आपको बता दूं तिल्ली या पलीहा पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त को संचित भंडार भी है और यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। ठीक है, अगला श्वेत प्रकाश का उसके अवयवीय वर्णों में विभाजन कहलाता है। तो जो इसमें इसका विभाजन कहलाता है विक्षेपण। अगला सवाल है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। जो हम लोग देखे हैं कि लाल चने होते हैं। ठीक है, तो उस लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि उस लाल चने में यूरिएज, यानी कि लाल चने में यूरिएज एंजाइम पाया जाता है जो विश्व भर में पाई जाने वाली चने की 90 किस्म की जांच में पाया गया और इसमें 8 जोड़े गुणसूत्र तथा 28,269 जीन है। ठीक है, क्या इसमें टोटल 28,269 जीन है। ठीक है, और ये विश्व भर में जो है विश्व भर में 90 किस्म की जांच के बाद ये पता चला। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। यानी जो इसमें बात सही है वो है भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यानी मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय डेटा लाइन के भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा भूमंडल पर 180 डिग्री अयमोत्तर के लगभग साथ साथ निर्धारित एक काल्पनिक रेखा जो कहीं न कहीं पर उक्त यमोत्तर से इसीलिए होती है कि वो किसी स्थल को खंड से करके ना गुजरे और इस रेखा को पार करते समय एक दिन बड़ा अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। जबकि कोई जलयान पश्चिम को यात्रा करते हैं तो एक दिन छोड़ दिया जाता है और सोमवार के स्थान पर अगला दिन भी सोमवार होता है और तिथि में भी 27 ही मतलब तिथि मान लीजिए कि 27 है तो 27 ही रहता है। अगला है पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य के प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यानी पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है, तो वो है 66 है 1/2। यानी कि जब जल चक्र 66 है 1/2 अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है। अगला सवाल है मानव नेत्र पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी मानव नेत्र पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है दृष्टिपटल, यानी कि मानव नेत्र एक कैमरा के सदृश है और मानव नेत्र दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं और किसी वस्तु को निकली प्रकाश की किरणों से नेत्र की कोर्निया पर पड़ती है तथा अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। फिर यह क्रमशः जलीय ध्रुव लेंस एवं कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के मध्य से करता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है इंटरनेट द्वारा, ठीक है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल को क्या सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है TCP या IP, यानी कि इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक TCP IP मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है और TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है कि 3/2 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 2/2 माइनस ब्रैकेट 3/2 माइनस 5 ब्रैकेट 3 को सरल कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इसे हम लोग किस तरह से सरल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है ये सवाल है। ठीक है, ये जो हमारा है जो हमारे सामने है वो प्रश्न है, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 माइनस 3 ब्रैकेट 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट 3, ठीक है, ब्रैकेट 3 बटा 1 गुना 2 माइनस 5 ब्रैकेट 3। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। इसको आप लोग लिखते भी जाइएगा, मैं मिटा रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है।
उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 2 माइनस 5 ब्रैकेट 3 बटा 2 माइनस 5 ब्रैकेट 3। इन सबको माइनस प्लस करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ 1 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला है 256 स्क्वायर का 0.16 स्क्वायर गुना 256 स्क्वायर 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो है ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसको जो क्या करना है, हमें हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 256 का स्क्वायर 0.25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 बटा 1 बटा 4। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया आंसर, यानी इसका आंसर 4 है। अगला है सरल कीजिए, यानी ये जो प्रश्न है इसे सरल करना है। तो इसे हम लोग सरल किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से हम लोग पहले प्रश्न को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 5/3 गुना 17/5। ठीक है, 5/3 गुना 17/5 का यहाँ पर जो है वो का है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि 7/51 माइनस, ठीक है, 7/51 माइनस 1/3 बटा कर देंगे 2/9 गुना, ठीक है, 2/9 गुना 2/9 गुना 28/5 का, ठीक है, यहाँ पर का है, फिर यहाँ पर 5/7 माइनस 2/3। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं इसे किस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि 5/3 गुना 17/5, 5/3 गुना 17/5 गुना 7/51 माइनस 1/3 बटा में फिर यहाँ कर देंगे 2/9, ठीक है, गुना 28/5 गुना, ठीक है, 28/5/7 माइनस 2/3। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, जो भी मैं बता रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कि 7/9 माइनस 1/3। ठीक है, 7/9 माइनस 1/3, ठीक है, 1/3 बटा, यहाँ पर फिर लिखेंगे बटा 8/9 माइनस 2/3। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 4/9 बटा 2/9। यानी इसको हम लोग इसको जो यहाँ पर लिखे हैं 4/9 और 2/9 इस तरह से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि इक्वल टू 4/9 गुना, ठीक है, 9/2। ठीक है, इन सब को गुना करने के बाद जो हमारा टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 2। अगला है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या है और उन संख्याओं का योग 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है, यानी पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली और चौथी संख्या का योग इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे कि पहली और चौथी संख्या का योग इक्वल टू 1/10 प्लस 4/10 ब्रैकेट कर देंगे और इसी लाइन में लिखेंगे कि गुना 16 इक्वल टू 8। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वल टू 10, 4 3 7 3 10। ठीक है, इस तरह से हो गया 10, यानी यहाँ आ गया 10 हमारा आंसर। अगला है किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में 6 घटा दिया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश है, यानी यहाँ पर प्रारंभिक भिन्न का जो है वो अंश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको जो यहाँ पर होगा वो 18 होगा। अब 18 कैसे होगा, आप लोग सोचेंगे मैं पहले आंसर बता दी, तो मैं पहले आंसर इसलिए बता दी कि ताकि एक बार आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता भी दे रही हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना भिन्न इक्वल टू 2x/3x। ठीक है, क्या माना भिन्न इक्वल टू 2x/3x। अब प्रश्न अनुसार हम लोग इसे लिखेंगे कि 2x - 6, हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नानुसार इक्वल टू 2x - 6/3x। ठीक है, इक्वल टू 2
एक्स बटा 3x, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 3x गुना 2/3, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, तो अब हम लोग इसके आगे इसको इस तरह से लिखेंगे कि अर्थात, ठीक है, अर्थात क्या, 3 लिखेंगे ब्रैकेट 2 गुना x माइनस 6 ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद तो हमारा अगला सवाल है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी, यानी बीच वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 47 प्लस, ठीक है, 49 प्लस 51, ठीक है, 47 प्लस 49 प्लस 51 इक्वल टू क्या आ गया 147, यानी जो हमारा बीच वाला संख्या है वो क्या है 49 है, ठीक है। अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपये है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, उसके घर का किराया है, तो यानी उसके घर का किराया हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि शेष भाग, ठीक है, क्या शेष भाग इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ठीक है, शेष भाग इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 2/3, इस तरह से लिखें। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्वल टू 1 माइनस 11/12 इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 1/12, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि 1/12 इक्वल टू जो यहाँ पर शेष बचा, ठीक है, 1/12 भाग जो है इक्वल टू 630 रुपये, ठीक है, 630 रुपये। तो 2/3 का भाग लिखेंगे, तो चूँकि 2/3 का भाग इक्वल टू 630 रुपये गुना 12 गुना 2/3। अब इन सबको गुना करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा वो है 5040, यानी ये जो उसका घर का किराया है वो 5040 रुपये है, ठीक है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है, यानी 899 को भाग देने पर जो है 63 शेष प्राप्त होता है और यदि उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि 63 में 29 से भाग दे देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 899 को भाग देने पर 63 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 899 में 29 को पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, 899 क्या है 29 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है, तो 29 से भाग देने पर जो यहाँ पर ऐसे इस तरह से 63 भाग 29, ठीक है, तो 29 में 63 से भाग दे देंगे तो हमारा शेष अंक जो प्राप्त होगा 5, ठीक है। अगला है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल, ठीक है, उस घटे हुए मूल्य को मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी। तो जहाँ पर बढ़ोतरी करनी होगी वो कितने प्रतिशत, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिशत की बढ़ोतरी, ठीक है, क्या लिखेंगे प्रतिशत की बढ़ोतरी इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको लिखते भी जाएगा कि प्रतिशत के बढ़ोतरी इक्वल टू 10/100 गुना, ठीक है, 10/100 माइनस 10, ठीक है, गुना 100, ठीक है, गुना 100 इक्वल टू 11/1/9%, इस तरह से आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अगला है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 1972 हो तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी विद्यालय में टोटल जो है वो कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर जो टोटल लड़के हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 60% लड़के हैं तो 40% ही लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 40% इक्वल टू 972, ठीक है, क्या 972, ठीक है, 40% इक्वल टू 972 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 60%, ठीक है, चूँकि 60% इक्वल टू 972 गुना, ठीक है, 972 गुना 60/40, ठीक है, टोटल गुना करने में बटा कर देंगे, जो टोटल हमारा आएगा वो आ जाएगा 1458, यानी जो विद्यालय में कुल लड़के की संख्या थी वो 1458 थी। अगला है, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बटा देता है, उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी उसकी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लाभ प्रतिशत
किस तरह से बनता है मैं अपने वीडियो में बताई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाएं और मेरे सारे वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सवाल कैसे हल होते हैं, सॉल्व होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो 10.4%। ठीक है, अभी 10.4% कैसे होगा तो आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों को कितना ज़्यादा समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बटे पर खरीद कर इसको 900 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 900 में तो खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी यहाँ पर भी जो है लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर भी इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 66 2/3, यानी इसको भी जो है उसी तरह से निकालेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों जो सवाल अभी मैं बताई हूँ, क्वेश्चन नंबर 86 और 87 जो है वो दोनों एक ही तरह से बनेगा, बस थोड़ा सा जो है वो अंतर है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 150 रुपये जो है वो ब्याज मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माना की राशि इक्वल टू, इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि माना की राशि इक्वल टू 100 रुपये। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 150, ठीक है, 150 इक्वल टू x प्लस 4 गुना 1/100 गुना 2, ठीक है, 100 गुना 2। अब 6 महीने का यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 6 महीने का इक्वल टू 1/2 वर्ष, ठीक है, 6 महीने का 1/2 वर्ष। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसको लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 150 गुना 100 गुना 2/4, यानी टोटल 150 गुना 100 गुना 2 करने के बाद बटा 4 करने के बाद इसको हम लोग कर देंगे तो टोटल हमारा जो है वो 7500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये रहा 7500। अगला है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 पैसे यानी 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है, यानी सौदे में उसको क्या प्रतिशत लाभ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 12 वस्तुओं का दाम क्या है, 12 रुपया है। तो हम लोग लिखेंगे कि 12 वस्तुओं का दाम 12 रुपया, ठीक है, 12 वस्तुओं का दाम इक्वल टू 12 रुपये। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि 12 वस्तुओं के दाम इक्वल टू 12 रुपये। तो एक वस्तु की कीमत इक्वल टू 1 रुपये। ठीक है, क्या, एक वस्तु की कीमत 1 रुपये। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः प्रतिशत, ठीक है, अतः प्रतिशत इक्वल टू 1.5, यानी 1 रुपया 25 पैसा माइनस 1/1, ठीक है, माइनस 1/1, ठीक है, गुना 100। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टोटल करने के बाद जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, 25%, यानी कि जो विक्रय मूल्य है 1 रुपये 25 पैसा के, तो उसका जो प्रतिशत लाभ होगा वो 25% होगा। अगला, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% लाभ होगा, यानी जो है वो कितने प्रतिशत पे बेचेगा कि उसे कितने उसे किस मूल्य पर बेचेगा कि उसे 20% का क्या है, लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 90%, ठीक है, माने कि 90%, ठीक है, 90% इक्वल टू 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे कि 120% पर, ठीक है, क्या, 120% पे, जो 10 और 20 है इसको प्लस कर देंगे तो 90 में तो 120%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 120% इक्वल टू 240/90 गुना 120, ठीक है। टोटल गुना करने के बाद भागा करने के बाद हमारा आ जाएगा, वो आएगा 320 रुपये, ठीक है। अगला है, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या है। तो जो इसमें पहली संख्या है तो यहाँ पर इसको हम लोग बनाएंगे कि माना कि संख्या क्रमशः x, y तथा z है, क्या है, x, y तथा
जेड है। हम लोग लिखेंगे कि माना संख्याओं क्रमशः एक्स वाई तथा जेड है, ठीक है। तो चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 इक्वल टू 60, ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, ठीक है, पहला समीकरण। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 1/4 जो कि दिया हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट y प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट y प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे। क्या हुआ, ये हमारा समीकरण 1 में, ठीक है, ये समीकरण 1 पहला जो हमारा 60 निकला तो दिया, समीकरण 1 में से क्या कर देंगे, y प्लस जेड का, क्या y प्लस जेड का मान रखने पर, यहाँ मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान रखने पर x प्लस वाई y प्लस जेड का मान रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर तो x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 x, ठीक है, x प्लस 4 x इक्वल टू 60 गुना 3, ठीक है, 60 गुना 3। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 60 गुना 3 बटा 5, ठीक है। जहाँ अभी जो हम लोग इसके पहले x प्लस 4x किए तो यहाँ पर क्या हो गया 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x इक्वल टू 60 गुना 3 बटा 5, ठीक है। तो 60 गुना 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 180 बटा 5, 180 बटा 5, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारा आ गया 36, यानी पहली संख्या जो है वो 36 है। अगला है एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट की परिमाप है, ठीक है, प्लॉट यहाँ पर प्लाट का परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप क्या है। तो इसका मैं आपको बता दूँ कि इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि माना की लंबाई क्या है, मैं यहाँ पर लिखेंगे कि माना की लंबाई इक्वल टू 5, ठीक है, माना की लंबाई इक्वल टू 5x और चौड़ाई इक्वल टू 4x, ठीक है, क्या लंबाई इक्वल टू 5x और चौड़ाई इक्वल टू 4x। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल इक्वल टू 5x गुना 4x, ठीक है, 5x गुना 4x इक्वल टू 500, ठीक है, इक्वल टू 500। अब वर्ग मीटर में तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग मीटर इक्वल टू, ठीक है, वर्ग मीटर इक्वल टू 20x स्क्वायर, ठीक है, 20x स्क्वायर इक्वल टू क्या 500, जैसे कि 5 गुना 4 किए तो 20x स्क्वायर इक्वल टू 500 यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे इसको हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे कि लंबाई इक्वल टू 25 और चौड़ाई इक्वल टू 20, क्या है, लंबाई इक्वल टू 25 और चौड़ाई इक्वल टू 20, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए कि लंबाई इक्वल टू 25 मीटर तथा चौड़ाई इक्वल टू 20 मीटर। अब प्लॉट का परिमाप इक्वल टू क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या प्लॉट के परिमाप इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से लिखेंगे। प्लॉट की परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से हम लोग लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वल टू 2 गुना, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि 2 गुना 20 प्लस 25, ठीक है, यानी इक्वल टू 2 गुना 45, यानी 45 गुना 2 इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, जो आ जाएगा हमारा क्या आ गया, प्लॉट का परिमाप इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ का आयतन है, यानी यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन जो है मैं आपको बता दूं कि इसका आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है।
अगला है किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना ठीक है, बना है या होगा, लंबी चाप द्वारा बना है या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनी है या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वृत्त के खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिखेंगे, वृत्त के खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ठीक है, वृत्त के खंड के क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ठीक है, चाप की लंबाई इस तरह से लिखेंगे, चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, ठीक है, गुना त्रिज्या बटा 2, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इक्वल टू 5 गुना 3.5 बटा 2 टोटल बटा 2। अब टोटल जो हमारा आ जाएगा वो आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 5 गुना 3.5 बटा 2 कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 8.75, ठीक है। अगला ए और बी का कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ठीक है 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी। अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू एक बार, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे कि माना कि एक एक दिन में की हुई कार्य, ठीक है, ए द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य और सी द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य। तो हम लोग लिखेंगे कि 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90, ठीक है, 1/90, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 4 बटा 360 इक्वल टू 5 3 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12/360, 12/360 करेंगे तो आ गया हमारा 1/30, ठीक है, क्या 1/30। अब चूंकि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्या चूंकि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, के एक दिन का काम, तो 1/30 गुना 2 इक्वल टू 1/60, ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस, यानी तीनों द्वारा मिल करके कार्य जो है वो 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगला है सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उस काम को 2 दिन में कर सकती है। सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा, तो इसमें सुमन का जो है वो क्या भाग होगा, तो हम लोग लिखें यहाँ पर लिखेंगे कि सुमन के 1 दिन का काम और सुमति का 1 दिन का काम, ठीक है, क्या सुमन का 1 दिन का काम बटा सुमति का 1 दिन का काम इक्वल टू 1/3, ठीक है, बटा 1/2 इक्वल टू क्या है 2/3, ठीक है, 2/3। अब सुमन का काम और सुमति का अनुपात लिखेंगे कि सुमन तथा, पहले मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग लिखिएगा कि सुमन के 1 दिन का काम और बटा सुमति के 1 दिन का काम, तो 1/3 बटा 1/2 इक्वल टू 2/3। अब चूँकि सुमन और सुमति का इक्वल टू, ठीक है, सुमन और सुमति अनुपात हम लोग लिखेंगे कि 1:2, ठीक है, सुमन अनुपात सुमति इक्वल टू 2:3। अब सुमन का भाग है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि अतः सुमन का भाग इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सुमन का भाग इक्वल टू 2/2 प्लस 3 गुना 150, ठीक है, गुना 150। टोटल जो गुना भागा करने बाद आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 60 रुपया। तो उसका जो भाग है वो 60 रुपया, सुमन का जो भाग है वो 60 रुपया। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी, ठीक है, 4/5 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने समय में तय करेगी। तो वो जो है वो मैं आपको बता दूं कि 90 सेकंड में तय करेगी, ठीक है। अब 90 सेकंड में कैसे करेगी, मैं आपको बता दूं कि 4/5 किलोमीटर इक्वल टू
8, ठीक है। 4/5 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 किलोमीटर की दूरी इक्वल टू 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे 45 किलोमीटर घंटा के अनुसार, ठीक है, क्या 45 किलोमीटर घंटा के अनुसार इक्वल टू 45 किलोमीटर घंटा के अनुसार 45 गुना 5/5 मीटर 18 मीटर, ठीक है। यदि 768.79 भागा 0.00823 इक्वल टू ए, तो 76879 भागा 0.00823 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान ज्ञात करना है, तो आप लोग इसका मान ज्ञात कीजिएगा, 1000 ए आएगा। और अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। अगला है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है तथा उनके मध्य की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी मध्य की न्यूनतम जो है वो दूरी जो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना लंबात्मक दूरी, ठीक है, क्या 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ठीक है, लंबात्मक दूरी, ठीक है, क्या लंबात्मक दूरी, ठीक है। इस तरह से हम लिखें इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 12 + 18 गुना 20, 12 + 18 गुना 20 इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 गुना 30 गुना 20, ठीक है, 30 गुना 20 इक्वल टू 300 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। अगला, यदि 20 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 4 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं तो 10 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिनों में समान काम को पूरा करेंगे। मान ले कि सभी आदमी एक ही कार्य क्षमता से काम करते हैं, ठीक है, यानी सभी व्यक्ति क्या हैं, एक ही क्षमता में काम करते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि क्या, एक जैसे कि यहाँ पर दिया है कि यदि 20 आदमी जो है वो प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 4 दिनों में काम पूरा करेंगे तो 10 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिनों में। यहाँ पर लिखेंगे कि एम मतलब हर इंसान का एक एक मान लेंगे, ठीक है, एक एम प्लस 1 दिन, डी प्लस 1 दिन और टी जो है 1 दिन इक्वल टू एम जो है 2 दिन, डी जो है वो भी 2 दिन और टी जो है वो भी 2 दिन। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वल टू 20 गुना 4 गुना 5, ठीक है, 20 गुना 4 गुना 5, ठीक है, इसको हम लोग कर लिए। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 20 गुना 4 गुना 5 इक्वल टू 10, ठीक है, 10 गुना D2 गुना 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि D2 इक्वल टू, ठीक है ना, 20 गुना 4 गुना 5/10 गुना 10, यानी कि 20 गुना 4 गुना 5 करने के बाद 10 गुना 10 करने टोटल करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 4 दिन, यानी कि 4 दिन में जो है वो अपने कार्य क्षमता से काम को पूरा कर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 101 और 106 में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्याओं को चुनना है। यानी संबंधित जैसे ABC, ZY, X और CBA है, ठीक है। अब जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें क्या उससे संबंधित चुनना है। तो ABC और ZY X, ठीक है। तो जैसे कि A, B और C जो है अल्फ़ाबेट में एक लगातार आता है A, B, C, उसी तरह से ZY X, ठीक है, XY Z आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से CBA है, ठीक है, CBA है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, CBA को तो हम लोग इसे लिखेंगे CBA को XY Z, ठीक है, कैसे XY Z, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला है ZAZBY, ZAYB और CXDW, तो इसे भी हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो उस जैसे अभी मैंने पिछला मैं क्वेश्चन बताई हूँ उसी तरह से इसे भी लिखेंगे कि जैसे ZAZBY है और इसे पलट कर ZAYB किया हुआ है, उसी तरह से CXDW को अगर हम लोग उल्टा करके इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो जो इसका आंसर होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा XCWD, ठीक है।
अगला है काला सफ़ेद ऊपर, यानी काला का विपरीत सफ़ेद है, उसी प्रकार ऊपर का विपरीत क्या है, नीचे। ठीक है। अगला है पुस्तक, लेखक और मूर्ति। तो पुस्तक लेखक द्वारा लिखी जाती है, उसी प्रकार मूर्ति जो है वो मूर्तिकार द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। अगला है 292, 146, 582, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 292/2 कर देंगे तो 146 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 582/2 करें, 582/2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 291। तो ये हो जाएगा 291। अगला 6, 18 और 4। ठीक है। क्या 6, 18 और 4 है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 × 6/2। ठीक है। 6 × 6/2 यानी 6 × 6 = 36/2, यानी कि यहाँ पर 18। ठीक है। अब उसी तरह से 4 है, यहाँ पर लिखेंगे कि 4 × 4/2, यानी 4 चौके 16/2। ठीक है। तो 2 8 16, ये आ गया हमारा आंसर। अगला है 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश 7वें रैंक पे है, से अशोक से आगे है। यदि अशोक पिछले से 17वें रैंक पर है तो सुरेश की रैंक शुरू से क्या है, यानी सुरेश की जो रैंक है वो शुरू से क्या है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है अंतिम से अशोक का स्थान 17वां है। ठीक है। और शुरू से अशोक का स्थान, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शुरू से अशोक का स्थान = 39 - 17। 39 छात्रों में +1 कर देंगे, यानी 39 - 17 +1, यानी कि वो क्या है, यहाँ पर 23वें। यहाँ पर क्या करेंगे, = 23 - 7। ठीक है। 23 - 7 कर देंगे तो क्या है, वो 16वें स्थान पर है। ठीक है। अगला है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला हुआ, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला हुआ, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये जो है वो शुरुआती बिंदु से जो है वो कितनी दूरी पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। अगला एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई के पिता हैं, एस टी के भाई और एक्स के मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है। और आर वाई के क्या हैं, पिता हैं। तो एस टी के भाई और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है। तो आर पिता है एक्स तथा वाई का, एस मामा है एक्स तथा वाई का, तो एस भाई है टी का, तो टी आर की क्या हुई, पत्नी हुई। टी आर की क्या हुई, पत्नी हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 110 से 17, निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी आँख, हाथ, नाक, कान। ठीक है। ये है। अब इसमें जो भिन्न है उसे हमें क्या करना है, चुनना है। तो हाथ के छोड़कर सभी क्या है, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, यानी आँख, नाक, कान जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ कहते हैं। और हाथ जो है वो भिन्न है, AOIN। ठीक है। AOIN, तो वर्ण एन को छोड़कर सभी क्या है, स्वर्ण है, यानी कि एन जो है वो वर्ण है, बाकी सब क्या है, स्वर है। अगला है MNP PQS WXYZ और GHK। ठीक है। ये अल्फ़ाबेट के नंबर पे है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ। तो उसी की इस तरह के सवाल जो हैं वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार होते हैं। तो जैसे MNP, ठीक है, MNOP होता है, जहाँ पर M के ठीक एक अंक के बाद ही M और N लगातार आता है। ठीक है। लेकिन P जो है वो 2 के बाद, जैसे MNOP आता है। उसी तरह से PQS है, तो P Q के बाद आता है। ठीक है। पर Q के बाद RS होता है, उस R के बाद S होता है। ठीक है। उसी पर WXZ है, तो WX सही है, पर Y और Z होता है। ठीक है। मतलब X के बाद Y आता है, उसके बाद Z होता है। उसी तरह से GHK, तो यहाँ पर GHK जो है वो भिन्न है, यानी GH ठीक है, GH ठीक है, पर HIJK होता है, यानी 3 अंक के बाद। तो यहाँ पर जो है भिन्न है, बाकी सब दो एक अंक पर के बाद है, लेकिन यहाँ पर GHK जो है वो यहाँ पर GHK, तो G के एक अंक के बाद जो है H आता है, लेकिन H के 3 अंक के बाद जो है वो क्या, K आता है। ठीक है। इस तरह से। अगला है 4, 25, 146 और 625, यानी यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 = 2 × 2, यानी 2 का स्क्वायर = 4। ठीक है। उसी तरह से 25, तो 5 × 5 = 25। उसी तरह से 146 है, तो 146 का 12 ×
यहाँ पर क्या करेंगे 12 गुना 12 प्लस 2 करेंगे तब जाके, यानी 12 गुना 12 144 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 146 आएगा। 625 जो है 625, तो यहाँ पर 25 गुना 25 करेंगे तो 146 क्या है भिन्न है। ठीक है, अगला है 32 42 48 58 96 106 86 78। ठीक है, अब इसमें जो भिन्न है उसे हमें चुनना है, तो 42 माइनस 32 करेंगे तो क्या उसके बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 48 58 माइनस 48 करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरह से 106 माइनस 96 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 86 माइनस 78 करेंगे, 86 माइनस 78 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो यहाँ पर 86 78 जो है वो भिन्न है। अंगूर अनार इलायची आम, इलायची को छोड़कर अन्य सभी क्या है फल है। इलायची जो है वो फल नहीं है, बाकी अंगूर अनार और आम क्या है फल है। अगला है जल पोखरा झील तालाब। ठीक है, पोखरा झील एवं तालाब जलीय निकाय हैं। ठीक है, पोखरा झील और तालाब जो है वो क्या है जलीय निकाय है, लेकिन यहाँ पर जल जो है वो भिन्न है। अगला 98 85 96 69 38 83 और 47 73। ठीक है, यहाँ पर सब क्या है संख्या युग्म में है। ठीक है, तो 47 73 को छोड़कर सभी युग्मों में दोनों अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि 58 85 है तो 58 को बदल के 85 हो गया। उसी तरह से 96 69 है तो 96 को बदल के 69। उसी तरह से 38 83 है तो इसे भी बदल दिए, 47 73 जो है वो बदले नहीं है। ठीक है, यह भिन्न है। अगला दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ सकती है। तो जो इस चिन्ह के जगह पे आ जाएगी, तो जैसे 11 12 18 है, पहला कॉलम क्या है 11 पहला कॉलम है 11 4 57। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे कि 11 के क्यू, ठीक है, माइनस 4 का 11 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यू, तो 11 का स्क्वायर तो 11 दूनी का 121। ठीक है, 121 माइनस 4 का क्यू किए तो 64, तो क्या आ गया हमारा 57 आ गया। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम है 12 5 19। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या है 12 5 19, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि 12 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यू। ठीक है, तो 144 माइनस 125 इक्वल टू 19 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा दूसरा कॉलम था। अब तीसरा कॉलम है 18 6 जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 18 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यू। ठीक है, तो 324 माइनस 216 इक्वल टू 108, तो यहाँ पर आ गया हमारा इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों में को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें, यानी स्लंग स्लम्प स्लुंग और स्लूम, ये इसको हम सही क्रम, तो स्लूम स्लूम स्लुंग और स्लुंग। ठीक है, यानी 4 3 2 1 इस तरह से लिखेंगे, 4 3 2 1 इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला है पौधा भोजन बीज पत्ता फल, यानी इसको हम लोग लिखेंगे पहले बीज फिर पौधा फिर पहले बीज फिर पौधा। ठीक है, पहले हम लोग बीज डालते हैं फिर पौधा, पौधा से फिर पत्ता, पत्ता से फिर फल फिर भोजन, तो इसे हम लोग लिखे 3। इसको हम लोग जो दर्शाएंगे वो दर्शाएंगे 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 इस तरह से दर्शाएंगे। अगला स्वर्ण चांदी प्लेटिनम और हीरा। ठीक है, तो इसे जैसे शब्दों के सार्थक आरोही क्रम में हमें इसे दर्शाना है, तो चांदी, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद प्लेटिनम और उसके बाद हीरा, यानी 2 1 3 4 2 1 3 4 इस तरह से इसे हम दर्शाएंगे। दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, यानी कौन सा अक्षर समूह जो है उसे पूरा करेगा, तो M N D M। ठीक है, M N D M N। ठीक है, ये पूरा करेगा कौन सा M N। ठीक है, M N D M N। ठीक है, अगला है निर्देश। क्वेश्चन नंबर 123 और 126 में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, यानी 19 16 25 36 प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वहाँ पर उसके बाद 64। यहाँ पर हमें सही अंक को, यानी 3 यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 का क्यू तो 9। ठीक है, 3 का क्यू हो गया तो 9, 4 का स्क्वायर हो गया तो 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर, उसी तरह से 7 का स्क्वायर तो 7 7 49, यहाँ पर 49 होगा, और 8 का स्क्वायर तो 8 8 64। ठीक है, हो गया। अगला है
3 5 8 3 13 21 34 55, यानी यहाँ पर हम लोग 3 + 2 किए तो 5 आ गया, 5 + 3 किए तो 8 आ गया, 8 + 3 किए तो 13 आ गया, ठीक है। 13 + 8 किए तो 21 आ गया, ठीक है। 21 + 13 किए तो 34 आ गया, ठीक है। 21 + 13 किए तो 34 आ गया। 34 में 21 को प्लस करिए तो 55 आ गया। 55 में जो है वो 34 को प्लस करेंगे तो 89 यानी 89 आ गया, ठीक है। AZBYC यानी 2 प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा? AZBYC 2 प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर X और D होगा। अब X और D कैसे होगा? तो A और B बीच में ZYCKXT इस तरह से हो जाएगा। अगला है एक YXWUTSQPOMLK, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा? तो Y जो है इस तरह से, जैसे YUQM, इसको हम लोग ले लेंगे चारों में से एक एक लेटर पहला ले लेंगे। तो Y के 4 अंक के पहले, जैसे पहले U आता है उसके बाद Y आता है, यानी U के 4 अंक के बाद Y आता है, तो Y के 4 अंक के पहले U आता है, इस तरह से। तो ये क्या है? अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो इसमें होगा IHG होगा, ठीक है। अगला है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो यहाँ पर गलत संख्या दी गई है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो गलत संख्या दी हुई है वो कौन सी है? तो इसमें गलत संख्या जो है, इसमें जो गलत संख्या है वो है 461। 461 जो है असंगत है, ठीक है। अगला है एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का का उसका कौन है? यानी कैदी के पिता का पुत्र स्वयं कैदी हुआ और अतः वह लड़का कैदी का क्या है? पुत्र है, ठीक है। अगला है कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को उस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों को सही क्रम में दिए गए विकल्पों से दर्शाइए। जैसे UMERNB है, ठीक है। इसको हमें, इससे जो है वो हमें सही क्रम में क्या करना है? दर्शाना है, दिए गए विकल्पों में से दर्शाना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर UMERNB है, इस तरह से इसे हमें सही क्रम में दर्शाना है। तो इसे हम लोग दर्शाएंगे N, ठीक है, NUMBE, ठीक है, BER, NUMBER, ठीक है, नवंबर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। यानी कि 5 1, ठीक है, 5 1 2 6 3 4, 5 1 2 6, 5 1 2, ठीक है, 6 3 4, इस तरह से दर्शाएंगे। अगला है यदि लेब्रुलाइजेशन को एक कूट भाषा में 34 25 61 34 91 84 70 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एरेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसी कूट भाषा में जो है इसे किस भाषा में लिखा जाए? तो इसे 15 61 84 70, 15 61, यानी ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार लिखा गया है। जैसे ए जो है वो अल्फ़ाबेट के पहले नंबर पे आता है, ई 5वें पे आता है, आर इस तरह से जो है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो यहाँ पर 15 61 84 70, 15 61 84 70, इस तरह से दर्शाएंगे। अखिलेश शिबू से लंबा, अमन अखिलेश से समान लंबा नहीं है पर वह तेजिंदर से लंबा है। शिबू भी अमन से समान लंबा नहीं है पर तेजिंदर से लंबा। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो इनमें जो अखिलेश शिबू से लंबा है, अखिलेश अमन और तेजिंदर, अमन शिबू और तो अखिलेश अमन। तो इसमें जो सबसे लंबा है, तो इसमें जो लंबा है इसमें जो सबसे लंबा है वो है अखिलेश, ठीक है। अगला दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। जैसे इबोसमेंट, ठीक है, इबोसमेंट जो है वो किस शब्द से नहीं बना है? तो ये जो है वो ये शब्द जो है वो किस शब्द से जुड़कर नहीं बना है? तो ये जो है वो मैट से जुड़कर नहीं बना है, यानी मूल शब्द में ए का वर्ड नहीं है, ठीक है।
अगला है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें क्या करना है, समीकरण का जो है उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, इसका उत्तर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका 597 क्या है, उत्तर होगा। ठीक है, अब 597 इसका उत्तर कैसे हुआ, तो जैसे 6 गुना 8 गुना 2 है, उसके बाद यानी 268, 1 गुना 2 गुना 3 है तो 312। ठीक है, यानी 1 गुना 2 गुना 3 है तो 312, तो 1 गुना 7 गुना 5 है तो 597। ठीक है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी 4 6 6 2 20 है और इसे हमें सही क्रम में दर्शाना है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 4 गुना, ठीक है, 4 गुना 6 माइनस 6, 4 गुना 6 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 20। ठीक है, 2 इक्वल टू 20 यानी 24 माइनस, ठीक है, 24 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद 26 माइनस 6 इक्वल टू 20। तो इसे हम लोग सही क्रम में कैसे दर्शाएं, तो गुना माइनस प्लस इक्वल टू। यदि रिपब्लिक को एक कूट भाषा में श्रीलिप में लिखा जाता है, ठीक है, क्रिलिप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में कैलकुलेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसे जो है वो किस भाषा में, तो जो है इस भाषा में नहीं लिखा जाएगा। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से चिन्हों को अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। यानी कौन से चिन्ह को अदल बदल करेंगे कि समीकरण को जो है वो सही कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको 12/6 प्लस 3 गुना 7 इक्वल टू 42 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे कि 12/6 प्लस 3 गुना 7 इक्वल टू 42। ठीक है, तो 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6 भागा 3 गुना 7, ठीक है, 3 गुना 7 इक्वल टू 42। ठीक है, इक्वल टू 42 यानी कि 18 भागा, ठीक है, 18 भागा 3 गुना 7 इक्वल टू 42। ठीक है, यानी कि जो इसका अदल बदल है भागा और प्लस। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 और 38 में निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर लुप्त संख्या यानी 14 0 4 0 5 61 ऐसे है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 14 गुना 4 प्लस 5, क्या 14 गुना 4 प्लस 5, ठीक है, 14 गुना 4 प्लस 5 इक्वल टू 56 प्लस 5 इक्वल टू 61। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम है 12 6 3 135। ठीक है, 12 6 यहाँ पर लिख सकते हैं 22 गुना 6, ठीक है, 22 गुना 6 प्लस 3 इक्वल टू 132। ठीक है, 132 प्लस 3 135। ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। अब तीसरा है 37 3 5। ठीक है, 37 3 5 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 37 गुना 3 प्लस 5। तो 37 गुना 3 प्लस 5 यानी 111 प्लस 5 गुना 116। ये हो गया हमारा आंसर। अगला है 64 25 81 36 49 16 14 12। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 13। अब 13 कैसे होगा, तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 36। ठीक है, इस तरह से। तो इसका हो गया 8 प्लस 6, ठीक है, यानी कि 14। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है 25 49 12। ठीक है, 25 49 12। यहाँ पर 25 प्लस 49, ठीक है, 25 49 यानी कि 5 प्लस 7 यानी कि 12। ठीक है, हो गया। अब तीसरा कॉलम है 81 और 16। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 81 प्लस 16, ठीक है, 81 प्लस 16 यानी कि 9 प्लस 4, तो हो गया 13। ठीक है, अगला है रमन ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करते हुए घूमना शुरू किया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा। रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो रमन जो है अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो
वो अब जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। अगला एक स्थान ए से मोहन से स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया और दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला हुआ, फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, अंत में दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला हुआ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये जो है प्रारंभिक स्थान से जो है वो अपने कितनी दूरी पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 1 मीटर की दूरी पे। अगला है 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से यदि कोई निश्चित रूप से दिए गए कथनों के आधार पर निकल जा सकता है। यानी कथन है सभी कुत्ते पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें चित्र हैं, यानी सभी कुत्ते चित्र हैं, सभी पुस्तकें कुत्ते हैं, सभी चित्र कुत्ते हैं, कुछ चित्र पुस्तक हैं। ये हमारा निष्कर्ष था 4। अब इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 और 4 लागू होता है, यानी सभी कुत्ते चित्र हैं, कुछ चित्र पुस्तकें हैं। ठीक है। अगला है एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना चाहिए, सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से तो दिए गए कथन के आधार पर निकाला जा सकता है। यानी धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं, यहाँ पर धातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती, सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलती हैं धातु होती हैं। ये 2 निष्कर्ष था। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष हमारा सही निकलता है वो निकलता है केवल निष्कर्ष 1, यानी धातुएं जो है गर्म करने पर नहीं फैलती हैं। ठीक है। अगला है 6 मित्र A B C D E और F पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है और B E के निकटतम दाएं, लेकिन D बाईं और F दाएं छोर पर नहीं है। B और C के बीच में कौन है? तो B और C के बीच में कौन है? तो B और C के बीच में E है। ठीक है। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे, काले रंग के, इसे 1 इंच के घने में काटा गया। कितने घनों का केवल एक ही फलक रंगा हुआ है और बाकी केवल लाल है। ठीक है। बाकी फलक रंगा हुआ है और वह भी केवल लाल है। तो जो केवल लाल है, जो केवल लाल है वो क्या है, कौन सा है? तो वो है 8। ठीक है। अगला है कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, यानी कौन सी आकृति जो है वो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, तो ये है। ठीक है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, संख्या का चयन कर जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ सकती है वो है 54। ठीक है। अगला दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो दिए हुए आकृति में टोटल 27 त्रिभुज मौजूद है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। जिस फलक पर P है उसके सामने वाले फलक पे कौन सा अक्षर होगा, तो उसके सामने वाले फलक पे कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पर होगा, इसके सामने वाले पर जो अक्षर होगा, मैं आपको बता दूं कि इसके सामने वाले पे जो अक्षर होगा वो होगा Z। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, उस संख्या का चयन कर जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे सवालों को अपने वीडियो में सॉल्व करके बताई हूं। तो आप लोग अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखें तो आप लोग मॉडल सेट 1 से लेकर 15 तक के वीडियो को देखें, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कैसे बताई हूँ। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा 59। ठीक है। नूर उस विकल्प आकृति का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे स्थान पर आएगी। तो जो आगे स्थान पर आएगी वो आएगी हमारी ये आकृति। वीडियो के अंत में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे किसी शब्द का सही उच्चारण करने में या किसी चीज़ को, किसी सवाल को मैं अच्छे से नहीं समझा पाई, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।